हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को दो रोटरी कंप्रेसर्स के डिफरेंस के बारे में बताना है। पहला कंप्रेसर R22 जो कि जिसका सक्शन प्रेशर 65 psi और डिस्चार्ज प्रेशर तकरीबन 300 psi तक हम इसमें रख लेते हैं। दूसरा कंप्रेसर R410 जिसमें सक्शन प्रेशर 120 psi जबकि डिस्चार्ज प्रेशर इसका तकरीबन हम कोई 400 psi तक रख लेते हैं। अब ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों कंप्रेसर में कि जिसकी वजह से दोनों का सक्शन प्रेशर जो है डिज़ाइन अलग है, दोनों का डिस्चार्ज प्रेशर डिज़ाइन जो है वो अलग है। और ऐसा तो क्या डिफरेंस है दोनों कंप्रेसर्स में कि जिसमें R410 का जो कंप्रेसर है उसमें R410 के कंप्रेसर में R22 का रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं किया जा सकता और R22 के कंप्रेसर में आप R410 का रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं कर सकते। सो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट दी वीडियो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले से ही क्लियर करता जाऊँ कि जो रोटरी कंप्रेसर्स R410 और R22 के दरमियान में डिफरेंस बता रहा हूँ, ये दोनों नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हैं। ठीक है, इन्वर्टर का जो कंप्रेसर होगा उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस रोटरी कंप्रेसर को काटा हुआ है, तो मैं इसका इंटरनल पार्ट जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि R22 और R410 के वाइंडिंग में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सो ये आप देखें, ये वाइंडिंग है इस कंप्रेसर का। R22 के कंप्रेसर में जो वाइंडिंग का तार होता है उसका थिकनेस कम, जबकि इसके टर्न ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इसका RPM भी ज़्यादा होता है और ये R410 के मुकाबले में थोड़ा सा करंट भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। जबकि R410 के कंप्रेसर में तार का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा, टर्न्स कम होते हैं और इसकी जो RPM है वो भी थोड़े से कम होते हैं बनिस्बत R22 के। और इसी वजह से चूँकि इसका वाइंडिंग का तार मोटा होता है तो इसी वजह से ये करंट थोड़ा सा कम कंज्यूम करता है R22 के मुकाबले में। अच्छा, अभी आपको मैं इस कंप्रेसर का जो पंपिंग वाला हिस्सा है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सिलेंडर और रूलर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये इस कंप्रेसर का रोटर है जो कि शाफ्ट के ज़रिए से अंदर रोलर के साथ कनेक्ट होता है और ये जो अपना रोटरी मूवमेंट है इसी की वजह से ही तो अपना पावर ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल पावर का इनटू मैकेनिकल पावर। यानी इलेक्ट्रिकल पावर के ज़रिए से जितने इसके RPM होंगे ये ट्रांसमिट करता है उस RPM को अंदर रोलर की तरफ। और रोलर चूँकि सिलेंडर के अंदर घूमता है तो वो सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर का एक रेशियो जो है वो आपको बना के देता है। अच्छा, ये इस रोटरी कंप्रेसर का वॉल्व प्लेट है और आप इस पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही मोटा सा डिस्चार्ज फ्लिपर वाल लगा हुआ है। चूँकि इस कंप्रेसर के अंदर एक ही फ्लिपर वाल लगा होता है डिस्चार्ज का, और इसका मकसद ये होता है कि जो सिलेंडर के अंदर से रेफ्रिजरेंट प्रेशराइज होकर डूम के अंदर आता है वो प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट दोबारा से सिलेंडर में ना जाने पाए। इसी वजह से इस रेफ्रिजरेंट को रोकने के लिए जो ये डिस्चार्ज फ्लिपर वाल लगा होता है जो कि बहुत ही सख्त, बहुत ही मजबूत होता है। जो इस कंप्रेसर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है, ये इस रोटरी कंप्रेसर का सिलेंडर है दरमियाना। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रोलर लगा होता है। ये रोलर क्या काम करता है, ये गोल घूमता है और गोल घूमने की वजह से जो सक्शन स्पेस है उसको कभी बढ़ा देता है, कभी डिस्चार्ज स्पेस को बढ़ा देता है। तो इसी तरह ये सक्शन स्पेस से रेफ्रिजरेंट को खींचकर डिस्चार्ज स्पेस की तरफ रेफ्रिजरेंट को धकेल देता है। जिस कंप्रेसर का जो सक्शन लाइन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो सक्शन लाइन है वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर खुलता है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट आपका आएगा सक्शन लाइन से तो वो डायरेक्टली इधर सिलेंडर के अंदर आएगा, जबकि डिस्चार्ज का जो लाइन है वो फिर डूम के अंदर खुलता है और डिस्चार्ज का जो रेफ्रिजरेंट है वो भी डूम के अंदर ही फैलता रहता है। अच्छा, आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सक्शन लाइन है जो कि आपको एक सुराख अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सिलेंडर के अंदर ही खुलता है। अब इसको एक नज़र देख लें, थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं। जबकि इस कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा स्पेस इसके लिए खाली रखा गया है ताकि
छोटे से स्पेस के ज़रिए से, यानी छोटे से वॉल्यूम के स्पेस के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके आगे डूम के अंदर भेजा जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये कंप्रेसर एक साइड से सक्शन करता है जबकि दूसरे साइड से ये डिस्चार्ज करता है, और इनके दरमियान में एक ब्लेड लगा हुआ है जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है। जो ही ये रूलर इस तरह मूव करता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट है ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि सक्शन साइड पर जो ये स्पेस है इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है और वॉल्यूम के बढ़ने से ये रेफ्रिजरेंट को खींच रहा होता है। जबकि दूसरे साइड पर ये डिस्चार्ज का स्पेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, और वॉल्यूम के कम होने से यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो प्रेशराइज होकर बाहर की तरफ निकलता है, डूम की तरफ। ये आप देखें, ये रूलर जो है आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा है। अब वॉल्यूम जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल कम हो चुका है, तो रेफ्रिजरेंट जितना भी था इस स्पेस के अंदर वो डूम के अंदर प्रेशराइज होके चला गया। लेकिन दूसरी तरफ से सक्शन साइड से इस स्पेस के अंदर रेफ्रिजरेंट अभी भर चुका है। अब चूंकि दोबारा रूलर आगे की तरफ फिर से मूव होगा, सो अब यहाँ पर देखें, जो रेफ्रिजरेंट ऑलरेडी सक हुआ था अब उसको दोबारा से डिस्चार्ज होने के लिए ये जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसने इस तरफ से ये डिस्चार्ज कर रहे हैं, साथ ही साथ इसने दूसरी तरफ से सक्शन भी शुरू किया हुआ है। ठीक है ना। अब रेफ्रिजरेंट देखें, यहाँ से फिर से डिस्चार्ज साइड पर वॉल्यूम मुकम्मल कम हो गया, तो रेफ्रिजरेंट जो है ना वो यहाँ से कंप्रेस होके डूम की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि R410 और R22 के कंप्रेसर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। देखिए, हर कंप्रेसर जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर एक फैक्टर रखा जाता है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कोई कंप्रेसर किसी रेफ्रिजरेंट को कितने हद से कितने हद तक कंप्रेस कर सकने की सलाहियत रखता है। ठीक है। सो ये हर कंप्रेसर का अलग अलग होगा। जो कंप्रेसर जिस रेफ्रिजरेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसी के मुताबिक उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। और कंप्रेसर की कंप्रेसिबिलिटी का दारोमदार होता है पीवी डायग्राम पर। किसी भी कंप्रेसर का जो पीवी डायग्राम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीवी डायग्राम का मतलब ये है, मैं आपको सिंपली अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। पीवी डायग्राम का मतलब ये है कि किसी कंप्रेसर का आप वॉल्यूम कितना कम करते जाएंगे जिससे कि आप मतलूबा प्रेशर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर R22 की बात की जाए तो R22 में 65 PSI के लिए हमें कितना वॉल्यूम रखना पड़ेगा इस सिलेंडर के अंदर सक्शन साइड पर। इसी तरह R22 के रेफ्रिजरेंट के लिए 280 या 300 PSI के डिस्चार्ज प्रेशर के लिए हमने डिस्चार्ज प्रेशर के लिए कितना वॉल्यूम रखना है, ये आपको बताएगा पीवी डायग्राम। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रख लें कि R22 के कंप्रेसर का सिलेंडर का डाया ज़्यादा होता है देन R410A के कंप्रेसर के सिलेंडर से। इन दोनों टेबल में R22 और R410 के कंप्रेसर्स दिखाए गए हैं। R22 का अगर आप देखें तो 1.5 टन के यूनिट का डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो है वो 25.3 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जबकि R410A का जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वो तकरीबन यहाँ पर आपको शो हो रहा है 17.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि R410A का सिलेंडरिकल वॉल्यूम कम है। अच्छा, इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे जो रूलर आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल मीडियम पोजीशन पर है। ठीक है। राइट साइड पर आपको सक्शन साइड दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड पर आपको डिस्चार्ज साइड दिखाई दे रहा है। मैंने रूलर बिल्कुल मीडियम पोजीशन पर इसलिए खड़ा किया है ताकि आपको बता सकूं कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या दारोमदार होता है किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए। फ़र्ज़ कर ले ये R22 का कंप्रेसर है और इसमें जो सक्शन साइड पर आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है और डिस्चार्ज साइड पर वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके। और इस कंप्रेसर में कंप्रेस होने के लिए जो रेफ्रिजरेंट इंटर हो रहा है और आउट हो रहा है उसका मिकदार है 15 ग्राम। अब R22 का कंप्रेसर आपको 70 PSI तक सक्शन प्रेशर और 300 PSI तक डिस्चार्ज प्रेशर जो है ये रिज़ल्ट देता है। ठीक है। ये रोटरी कंप्रेसर R22 की बात हो गई। अब अगर ये मान ले कि R410 का कंप्रेसर है तो उसी 15 ग्राम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को थोड़ा सा कम किया जाता है, तकरीबन 15 क्यूबिक सेंटीमीटर तक रखा जाता है।
अब कुछ तो चूंकि R410 का रेफ्रिजरेंट भी हाई प्रेशर गैस है, और दूसरा अगर इसके लिए वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम कर दिए जाए सक्शन साइड पर और डिस्चार्ज साइड पर दोनों पर, तो रेफ्रिजरेंट का जो सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर है वो दोनों बढ़ जाते हैं। सक्शन प्रेशर इसका बढ़ जाता है तकरीबन 120 psi तक, और डिस्चार्ज प्रेशर इसका बढ़ जाता है तकरीबन 400 psi तक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम R410 के कंप्रेसर में R22 का रेफ्रिजरेंट डाल सकते हैं या R22 के कंप्रेसर में R410 का रेफ्रिजरेंट डाल सकते हैं। सो इसका जवाब है जी नहीं, और इसकी रीज़न ये है कि चूंकि दोनों रेफ्रिजरेंट्स के जो ऑपरेशनल प्रेशर्स हैं वो अलग हैं, और इसी वजह से दोनों कंप्रेसर्स के अंदर जो डिज़ाइन है और सक्शन प्रेशर के लिए और डिस्चार्ज प्रेशर के लिए वो अलग हैं। तो एक रेफ्रिजरेंट को अगर आप दूसरे रेफ्रिजरेंट के कंप्रेसर में चार्ज करेंगे तो आप उसका जो सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर के मतलूबा नतीजे हैं वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। वह अगर आप हासिल करेंगे भी तो उस सूरत में आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो सही मकदार में यूनिट के अंदर चार्ज नहीं होगा, और इससे फिर मसला ये होगा कि आपके रूम के अंदर आप पूरे तरह से BTUs को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और सेम इसी तरह आप कंडेंसर के अंदर एग्जैक्टली BTUs जो है वो आप खारिज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यूनिट की एफिशिएंसी इसके साथ ख़राब हो जाती है। यानी आपका कंप्रेसर करंट तो सही कंज्यूम करेगा, आपका ख़र्चा ज़रूर करेगा, लेकिन उसके बदले आपका जो BTUs है वो सही तरह से एब्जॉर्ब और रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब कि आपकी रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट आपको सही तरह से नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।